हेलो फ्रेंड्स। जरा सोच कर देखिए, मछुआरों का एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ रेत रेत और रेगिस्तान हुआ करता था। धूल मिट्टी और पानी तक का पता नहीं था। आज की डेट में वो एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, मॉल, होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट है। जहाँ कभी पानी की इतनी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज की डेट में वहाँ हर साल 136 इंपीरियल गैलन ऑफ वाटर बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक रेत के ऊपर नॉर्मल बिल्डिंग ही बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसी रेत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी खड़ा कर दिया। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं दुनिया के सबसे डेवलप और वेल्थी सिटी दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ। दुबई 21st सेंचुरी की सबसे डेवलप सिटी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई अपनी तेल की वजह से इतना अमीर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही तेल से आता है। दरअसल दुबई के पास इंडिया, इवन वियतनाम से भी कम ऑयल रिजर्व है। इसके बावजूद भी आज दुबई दुनिया के सबसे वेल्थिएस्ट सिटी में से एक है। आज दुबई फाइनेंशियल बिजनेस का भी हब बन चुका है। दुनिया के 500 मोस्ट प्रोग्रेन कंपनियों में से 140 कंपनियों का हेडक्वार्टर भी आज दुबई में ही है। द क्वेश्चन इज, इन जस्ट 40 ईयर्स दुबई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दुबई दुनिया भर में फेमस हो गया, और अपने ऑयल रिजर्व पर भरोसा किए बिना उन्होंने इसे अचीव कैसे किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया को इससे क्या सीखने की जरूरत है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमें इसे समझने के लिए मिडिल ईस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यूएई, दुबई और अबू धाबी के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। तो इसे समझने के लिए मैप की तरफ ध्यान देते हैं। इंडिया के वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट का रीजन, जहां है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ 7 एमिरेट्स हैं। सिंपल भाषा में एमिरेट का मतलब होता है एक एरिया, एक रूलर, जहां मुनाकिस यानी राजा महाराजा शासन करते हैं। जिस तरह इंडिया में यूपी, बिहार, झारखंड एक स्टेट है, सिमिलरली यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, अल कुवैन और रस अल खेमा हैं। ये सातों एमिरेट्स ऑलमोस्ट स्टेट की तरह ही वर्क करते हैं। ब्रिटिशर से आज़ादी मिलने के बाद 2 दिसंबर 1971 को ये सारे किंगडम एक हो जाते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा, और जो भी दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए जब भी आप देखेंगे तो यूएई का जो पावर है वो हमेशा दुबई और अबू धाबी के बीच कंसंट्रेट होता है। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ एक तरफ लग्जरी सिटी दिखती है, तो दूसरी तरफ बंजर गांव में बसे छोटे घर दिखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर वक्त में थोड़ा पीछे चलें तो साल 1820 में आज जो दुबई है, उस वक्त मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां के लोग मछली और मोती बेचकर अपना गुजारा करते थे। उस वक्त यूएई की पूरी इकोनॉमी फिशिंग और पल्स इंडस्ट्री पर ही डिपेंड थी। उस वक्त अलग अलग सिख अपनी अपनी एरिया को रूल करते थे, जिन्हें सिखदम कहा जाता था, जो अबू धाबी के सल्तनत में ही आते थे। फिर साल 1833 में शेख मखदूम बिन नासिर ने दुबई को अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बना लिया। उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। उस वक्त यूएई में पाए जाने वाले मोतियों की पूरी दुनिया भर में डिमांड थी, जिसकी वजह से साल 1853 में दुबई का एरिया फिशिंग से बढ़कर पल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस हुआ। साल 1817 से 1920 तक पल्स एक्सपोर्टिंग बिजनेस अपने पीक पर था। फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड घटने लगी, और साल 1938 आते आते ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। दुबई अभी भी एक गांव से बढ़कर कुछ नहीं था। दुबई की असली किस्म बदलती है साल 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के रूलर बनते हैं। जब वो यूरोप गए तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, खासकर लंदन से। वहाँ के अर्बन डिज़ाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कंफर्ट फैसिलिटीज़ ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। वहाँ से आते ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस बिजनेस का एक हब बनाएंगे, जो पूरी दुनिया भर में फेमस होगा। दुबई कतर, ईरान, इराक और सऊदी अरब के मिडिल में लोकेटेड है। साथ ही ये रास्ता अफ्रीका, एशिया और यूरोप को भी कनेक्ट करता है।
इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ट्रेड की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1960 में उन्होंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया। ठोस रेत से बना ये 1800 मीटर लंबा रनवे उस वक्त किसी भी डगलस DC-3 साइज के एयरक्राफ्ट को बड़े आसानी से हैंडल कर सकता था। उस वक्त इन सभी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन जब 1966 में दुबई में तेल की खोज हुई, तो दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि उन्हें ये जल्दी समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे किसी भी कंट्री को एक लंबे वक्त तक चला पाना मुमकिन नहीं है। उस वक्त की उनकी कही एक लाइन बहुत ही फेमस हुई। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊँट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चलाता हूँ और मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसका होने वाला बेटा फिर से ऊँट की सवारी करेगा। इसीलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जो सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रहे। उन्होंने दुबई को मॉडल सिटी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया और जेबल अली पोर्ट बनाने की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने भारी कर्ज भी लिया। पानी का बंदरगाह बनाने के लिए खाड़ी से रेत निकाली गई और उथले पानी को ज़्यादा से ज़्यादा गहरा बनाया गया, ताकि बड़े से बड़े शिप इस पोर्ट तक आसानी से आ जा सकें। उस वक्त एक ड्राई डॉक भी बनाया गया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त आसपास के देशों में ये ऐसा पहला डॉक था जहां सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। आज के समय में जेबल अली पोर्ट दुनिया के 9th बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाके को डेवलप किया गया। पूरे दुबई से इसकी कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया। साल 1975 में कनेक्टिविटी की मदद से अल सिंदगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। साल 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रेपर बनाने का फैसला किया। आपको ये बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट से ज़्यादा होती है, उसे स्काई स्क्रेपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बनाया गया, जो पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। और साल 1985 में दुबई ने एक एयरलाइन की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने एयर एमिरेट्स रखा। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे साल 1990 में बनाया गया था। कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहाँ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगा जाती है। इस तरह सभी कंपनियों के लिए ये इलाका स्वर्ग जैसा हो गया और काफ़ी सारे जहाज यहाँ आकर डूबने लगे। जहाँ दुबई को सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा ही तेल से मिल रहा था, वहीं उनकी जीडीपी का 24% हिस्सा कमर्शियल फ्री जोन से आने लगा था। शेख राशिद ने यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया था कि उनकी एक कॉमन करेंसी भी होनी चाहिए, जिससे उनकी लोकल कॉमन करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली, जिसे आज हम दिरहम के नाम से जानते हैं। और इसी साल 1990 में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के नए रूलर बनते हैं। वो भी अपने पिता के ही तरह विजनरी थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम किया और साल 1989 में दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो पूरी दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई बड़े बड़े होटल बनाने से। साल 1999 में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद तो जैसे होटलों की लाइन से लगा दी गई, पाम जुमेरा आइलैंड बनाया गया। इसके ऊपर पूरी की पूरी सिटी बसाई गई। इंटरटेनमेंट से जुड़े सभी चीज़ों को बड़े पैमाने पर बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सके। इसी बीच पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और सी वाटर को पीने लायक बनाया गया। उन्होंने दुबई को इंटरनेट सिटी बनाना शुरू किया। ये एक ऐसा बिजनेस था जहां इन्वेस्टर्स को हर तरह की मदद दी जाती थी। साथ ही उन्होंने दुबई को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों ने अपना हेडक्वार्टर दुबई में शिफ्ट कर लिया। दुबई को इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ किसी भी कंट्री और रिलीजन के लोग बड़े आसानी से आ जा सकें। वहाँ सभी लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ताकि लोग दुबई में ही रुके। आज के समय में दुबई की टोटल पॉपुलेशन 3.5 मिलियन है, जिसमें सिर्फ 3 लाख लोग ही दुबई के परमानेंट सिटीजन्स हैं। इस तरह दुबई ने अपनी पूरी इकोनॉमी तेल की जगह टूरिज्म, बिजनेस इकोसिस्टम और ट्रेड पर शिफ्ट कर दिया।
दोस्तों, अगर साफ साफ देखा जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है, क्योंकि वो आपके लिए तब तक वेल्थ क्रिएट नहीं करेगी जब तक आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। इसके बावजूद भी आज वेनेजुएला बर्बादी की कगार पर है। वहीं दुबई ने इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करके एक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव किया है। वहीं बात करें अगर इंडिया की, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से आज इंडिया अंडर डेवलप है। वहीं दूसरी तरफ चाइना दुनिया की डेवलप्ड कंट्री में से एक है। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्मॉल सिटी होने के बावजूद भी अगर दुबई टूरिज्म हब बन सकता है, तो इंडिया में दुबई से 50 गुना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी और डेस्टिनेशंस है, जो मेन मेड स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा बड़े और सुंदर भी हैं। अगर इन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इंडिया में टूरिस्ट इंडस्ट्री की शुरुआत की जाए, तो आने वाले कुछ ही समय में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।